हाँ जी बेटा। तो लास्ट में अपन क्या पढ़ रहे थे? लास्ट में अपन पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले मैंने मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस करी। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती। ठीक है, अगर रिएक्शन में कुछ नहीं गिवन हो तो अपन उसे कॉम्प्लेक्स मान के चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन की ऑर्डर होती है वो प्रैक्टिकल कैलकुलेट होती है। अगर कोई चीज प्रैक्टिकली कैलकुलेट हो रही हो तो वो कुछ भी हो सकती है, बोले तो जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है। किसी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकती है, लेकिन टोटल ऑर्डर इन जनरल नेगेटिव नहीं होती है। ऑर्डर के बारे में और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, दोनों के बारे में एक खास बात है कि इन जनरल ये 3 से ज्यादा नहीं होती है। दोनों ही नहीं होती है इन जनरल 3 से ज्यादा। और मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो ऑर्डर होती है ये दोनों के लिए डिफाइन होती है, सिंपल रिएक्शन के लिए भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी। जैसे लेट सपोज ये कोई रिएक्शन है, ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, सी ऑफ सी। इस रिएक्शन के लिए अपन ने रेट लो लिखा, तो मुझे नहीं पता रिएक्शन कौन सी है, इसलिए मैंने कोएफिशिएंट को पावर में नहीं लगाया। सिंपल होती तो ही कोएफिशिएंट पावर में जाते हैं। तो रेट लो लिखा, रेट लो में जो पावर होती है वो ऑर्डर होती है। तो जो ए की पावर है वो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर, जो बी की पावर है वो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। ठीक है, और रेट लो में जो पावर का सम होता है वो क्या होता है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहां तक अपन नोट कर चुके थे। अरे सही बात है क्या भाई? ठीक है तो चलो इसके आगे बात करते हैं। अब इसी में जैसे ये जो K है, K क्या है? रेट कांस्टेंट। K क्या है? रेट कांस्टेंट। अब अपन बात करते हैं कि किसी रिएक्शन की ऑर्डर कैसे कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। रिएक्शन की ऑर्डर कैसे कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें, मेथड टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट है बाय यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बाय यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट की हेल्प से। हाउ कैन वी फाइंड आउट? तो जैसे लेट सपोज ये कोई रिएक्शन है, एग्जांपल ए से बी एक रिएक्शन है, तो इसका अपन ने रेट लो लिखा, R इज इक्वल टू के, और ए की पावर मैंने अज्यूम कर ली n, ए की पावर अज्यूम कर ली n। तो रेट क्या होता है? ये होता है प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, या रेट को अपन प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। चलो पहले कंसंट्रेशन के टर्म्स में प्रूव कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा कंसंट्रेशन की पावर n। तो ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, टाइम को अपन सेकंड में मान लेते हैं, और ये आ जाएगा k, इधर आ जाएगा कंसंट्रेशन की पावर n। ये एक कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा n-1।
वो जो मल्टीप्लाई है वो नीचे चला जाएगा। तो यहां से k बराबर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा 1/, कंसंट्रेशन की पावर n-1, और नीचे आ जाएगा सेकेंड। तो फाइनली k की यूनिट क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, इनवर्स। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, इनवर्स। तो जो पावर होगी वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर से, तो पावर इंटरचेंज हो जाती है। तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन की पावर 1-n, और ये क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। अब जैसे कंसंट्रेशन है ऐसे ही प्रेशर के टर्म से भी यूनिट आ सकती है। तो यहां पर k की यूनिट और क्या आ जाएगी, k की यूनिट आ जाएगी, अच्छा अगर पार्शियल प्रेशर की जगह अपन मतलब कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर पुट करें तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, atm। तो ये आ जाएगा atm की पावर 1-n, और ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, है ना, सिमिलरली। अच्छा, अपन कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन को मोल लीटर इनवर्स लिखा जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, मोल, ये तो आ जाएगा 1-n, और लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लीटर, तो ये आ जाएगा n-1, और ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। इस तरह अपन ये k की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इधर अपन ऑर्डर पुट कर लेते हैं और इधर यूनिट ऑफ k पुट कर लेते हैं, यूनिट ऑफ k। अगर लेट सपोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, तो ये कंसंट्रेशन की पावर 1-n, तो n की जगह जीरो पुट कर लो। जीरो ऑर्डर तो n इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कप्पा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन सेकेंड इनवर्स। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या प्रेशर के टर्म्स में क्या आ जाएगा, प्रेशर के टर्म्स में आ जाएगा atm, n जीरो आ गया, atm सेकेंड इनवर्स। अगर n की वैल्यू मतलब ऑर्डर अगर फर्स्ट हो, मतलब n इक्वल टू 1 हो, ये n इक्वल टू 0, ये n इक्वल टू 1, तो यहां 1-1 जीरो आ जाएगा, केवल सेकेंड इनवर्स बचेगा। तो कप्पा आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। अगर n की वैल्यू 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है तो ये कंसंट्रेशन की पावर 1-2, यानी इनवर्स आ जाएगा। तो कप्पा आ जाएगा कंसंट्रेशन इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, या atm इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब कंसंट्रेशन को क्या लिखोगे, मोल पर लीटर, तो मोल तो आ गया इनवर्स। अब लीटर इनवर्स आता है वहां, तो उसकी पावर एक और माइनस है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इस तरह अपन कंसंट्रेशन की मतलब कप्पा की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये यूनिट फिक्स है कि फर्स्ट ऑर्डर है तो ये, जीरो ऑर्डर है तो ये, सेकंड ऑर्डर है तो ये। तो कप्पा की यूनिट की हेल्प से अपन ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये नोट कर ले बेटा।
अरे हो गया नोट बेटा? चलें, ये फर्स्ट पॉइंट था बाय यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, बाय यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट आता है बाय एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर जो है वो प्रैक्टिकल कैलकुलेट होगी, प्रैक्टिकली, क्योंकि ऑर्डर आता है रेट लो से, रेट लो में पावर के सम से, और रेट लो आता है एक्सपेरिमेंटल, तो ऑर्डर भी एक्सपेरिमेंटल ही आएगी। तो आप लिखे बाय एक्सपेरिमेंटल, और अपन सीधा क्वेश्चन ही करते हैं कि एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। पहले एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेट सपोज यहां एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और यहां मुझे इधर कंसंट्रेशन A गिवन है, इधर कंसंट्रेशन B गिवन है, और इधर मुझे रेट गिवन है। ठीक है, तो रेट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट दे रखी है। तो आप बता सकते हैं कौन सी ऑर्डर होगी? अरे जीरो ऑर्डर होगी, बिल्कुल सिंपल है। तो क्योंकि रेट की जो यूनिट होती है उससे तो अपन बताते हैं ना कि यूनिट ऑर्डर कौन सी है, रेट की यूनिट से तो बताते हैं अपन की ऑर्डर कौन सी है। गजब मूर्ख हो यार सारे के सारे। रेट की यूनिट से बताते हैं क्या अपन, या रेट कांस्टेंट की यूनिट से बताते हैं? मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट से बताते हैं। रेट की यूनिट तो यही रहेगी हमेशा। अरे रेट क्या होता है? क्या क्या सेकंड? रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स, और ये टाइम तो सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो रेट की यूनिट तो जीवन भर यही रहेगी। रेट की यूनिट नहीं होती है वो जिसकी हेल्प से ऑर्डर बताते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। हाँ, जीरो ऑर्डर में किसी रिएक्शन के लिए R इक्वल टू के, ए की पावर क्या आता है? n आता है। अब जीरो ऑर्डर में n आ गया जीरो, किसी की पावर जीरो हो गया 1, तो R हो गया k। तो एक केवल जीरो ऑर्डर वाले केस में रेट की यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट दोनों सेम ही आनी है, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। आ रहा है क्या समझ में भाई? केवल जीरो ऑर्डर में सेम आता है। अब मुझे इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.05 m, इसकी 0.05 m, और ये गिवन है 1.2 10⁻⁻³ इसको मैंने कर दिया 0.10 m, इसको मैंने कर दिया 0.05 m, और ये हो गया 2.4 × 10⁻⁻³ अब इसको मैंने कर दिया 0.05 m, ये कैपिटल M है मोलैरिटी, ये आ गया 0.10 m, और ये है 1.2 × 10⁻⁻³ तो अब ये एक्सपेरिमेंट मुझे दे रखे हैं, ठीक है, और अपने को पूछा कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। तो जैसे अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले R इक्वल टू के, सबसे पहले रेट लो लिखो। आपको नहीं पता तो पावर कुछ और मान लो, एक x मान लो, एक y मान लो। अब ये x और y फाइंड आउट करना है, तो आप इसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बोल दो। दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 3। सिंपल है।
अब आप पहले उन दो एक्सपेरिमेंट को चूज कर लो जिनमें किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वेरी करे, किसी दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट से देखा कि यहाँ बी तो कांस्टेंट है। अब अगर बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो रेट की बी पर डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती भाई। जो वेरिएबल होगा उसी पर तो वेरी करेगी, डिपेंड करेगी, कांस्टेंट पर थोड़ी डिपेंड करती है। तो बाई एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 ये जो आर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ए की पावर एक्स के। अब आप देखो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में आपने ए की कंसंट्रेशन को कितना कर दिया, डबल। 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.10 बन जाएगा। तो ये तो आपने कर दिया डबल, और जब कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी कितना हो गया, डबल। तो कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो गया, तो x कितना आ गया, जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए अगर इक्वल है तो यहां से x कितना आ गया, 1। अब यहां से x 1 आ गया। अब सिमिलरली आप उन दो एक्सपेरिमेंट को चूज कर लो जिनमें जो दूसरा जो पहले वेरी कर रहा था वो कांस्टेंट हो जाए। तो अब मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 1 और 3, फर्स्ट और थर्ड लिया। जब फर्स्ट और थर्ड लूंगा तो उसमें ए कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन बी क्या हो जाएगा, डबल। सही बात है। तो बाई एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, अब ए कांस्टेंट है, बी डबल हो रहा है। बी डबल तो रेट भी क्या हो रही है, रेट 1 टाइम हो रही है, सेम है मतलब। तो यहां से ए की बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो बी की कंसंट्रेशन, अब रेट केवल बी पर डिपेंड करेगी। यहां से क्या पता लगा कि रेट किस पर डिपेंड करेगी, केवल बी पर, क्योंकि ए कांस्टेंट है। बी को आपने कर दिया डबल तो रेट हो गई 1 टाइम। अब किसी की पावर कितना करें कि 1 आ जाए, किसी की पावर 0 करोगे तभी 1 आएगा। तो वाई कितना आना चाहिए, 0। तो रेट लो क्या आ गया, आर इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 0। तो यहां से ऑर्डर क्या आ जाएगा, रेट लो में जो पावर का सम होता है वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। अरे आई क्या बात समझ, ये नोट कर ले बेटा। एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का।
हो गया भाई? एक क्वेश्चन लिखे, लिखिए फॉर रिएक्शन A plus 2B gives C. For reaction A plus 2B gives C. R is equal to K A square, मतलब A की पावर 2 B की पावर 1. फाइंड आउट पहला टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब सिंपल एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है. सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और थर्ड order of reaction when B is in excess. When B is in excess. तो ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? जो कॉफिशिएंट है वो पावर पे आने चाहिए, आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे भाई. ए का कोफिशिएंट 1 था, उसकी पावर 2 है, तो नहीं है. अदला बदली नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो कोफिशिएंट पावर में नहीं आ रहे. कोफिशिएंट पावर में नहीं आ रहे, इसका मतलब ठीक है, कोफिशिएंट एंड पावर आर डिफरेंट, तो रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? रेट लो में पावर का सम. तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका? ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा 2 + 1, यह आ जाएगा 3. क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, और जिसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है उसका एक्टिव मास 1 माना जाता है. ठीक है, और रेट लोमा से पढ़ चुके हैं कि वहां एक्टिव मास पुट करते हैं. तो कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये क्या है? कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट है तो इसका रेट लो आ जाएगा R = K A का स्क्वायर और B. अब ये भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है और B भी कांस्टेंट है. दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक नया कांस्टेंट हो जाएगा. तो यहां से नया रेट लो क्या आ जाएगा? R = K' और यह आ जाएगा A का स्क्वायर. ठीक है, तो ऑर्डर कितनी आ जाएगी? ऑर्डर आ जाएगी 2. अच्छा, K' है क्या? ये है K × B की कंसंट्रेशन. ठीक है, तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट. क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो एक्सेस में है, और जो भी चीज एक्सेस में होगी उसमें कोई खास चेंज कभी नहीं होता. ठीक है, वो आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो वहां लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है ना. तो ये बी कुछ ज्यादा ही एक्सेस में है, तो 1000 में से अगर 2 मोल काम आ गए तो वो 90 जो 998 जो बचेंगे वो लगभग 1000 के बराबर है. तो जो चीज एक्सेस में होती है उसकी कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज नहीं आता है, तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही बनी रहती है. आगे बात समझ. एक क्वेश्चन लिखो,
for elementary reaction, A plus 2B gives C. For elementary reaction, A plus 2B gives C. Find out order of reaction. Find out order of reaction. कितना आएगा भाई? सिंपल है. एलिमेंट्री रिएक्शन में कोफिशिएंट ही कहा जाते हैं पावर में. तो आप इसका एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप रेट लो लिख सकते हैं. तो यह आ जाएगा R इक्वल टू के, यह आ जाएगा A की पावर 1 और B का क्या आ जाएगा स्क्वायर. तो ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3. अच्छा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी? इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी तो 3 आ जाएगी. 1 + 2 अगेन 3 आ जाएगी. तो इसका मतलब भाई एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होती है? सेम. क्योंकि कोफिशिएंट का सम कर लो या फिर पावर का सम कर लो, दोनों है तो सेम ही. आई क्या बात समझ? तो सिंपल है. अगर मान लो ए एक्सेस में तो इसे छिपा लो. अगर ए एक्सेस में तो इसे हटाओ, बस ऑर्डर कितनी आ जाएगी 2. बी एक्सेस में तो इसे हटा लो, ऑर्डर कितनी आ जाएगी 1. सिंपल. ठीक है. ऐसे ये तो कॉपी में नोट कर रहे हैं, इस वजह से अपन ऐसे तरीके से कर रहे हैं बिल्कुल. वरना जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या देखना है? सिंपल. इसमें ऐसे थोड़ी करना है जैसा अपन ने किए हैं. तो 2 सेकंड्स में होता है क्वेश्चन. को यहाँ ए डबल बी कांस्टेंट है, हटाओ इसे. ए डबल तो रेट डबल, तो इधर डबल करने पर वो डबल हो गया, तो पावर कितनी आएगी भाई? अगर इसको डबल किया वो 4 टाइम हो जाता. डबल करने पर 4 टाइम तो पावर 2 आ जाएगी. डबल करने पर 1.414 तो पावर आ जाएगा वहां, क्योंकि डबल करने पर उसका रूट हो गया ना. ठीक है. इस तरह से 3 का रूट कितना होता है? 1.732. ठीक है. और एक टर्म आप याद रखना, मतलब ये भी पूछता है वो कई बार. 2√2 कितना होता है? 2 × 1.41 2.82. वो बोलेगा कि रेट को डबल करने पर, कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट इतने टाइम्स हो गई. तो 2.82 क्या होता है? 2√2 होता है. और 3√3 क्या होता है? 3√3 होता है 1.73. तो ये कितना आ जाएगा? 9 1 और ये आ जाएगा 5.19. ठीक है. तो ये टर्म याद रखना. 5.19 ये 3√3 होता है. 2.82 ये 2√2 होता है. वरना देखने में समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है. सही बात है ना भाई. एक क्वेश्चन लिखिए. इन अ रिएक्शन A plus B gives C.
A plus B gives C if concentration of A and B both double then ROR, rate of reaction, becomes 8 times, and if concentration of B is double, ROR becomes 2 times. Find out order of reaction with respect to A and B. Order of reaction with respect to A and B. करें solve. तो सबसे पहले क्या करोगे आप इसका? सबसे पहले इसका रेट लो लिखोगे, R इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y. अब पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया भाई? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आपने a को भी डबल किया, आपने B को भी डबल किया, तो रेट कितने टाइम्स हो गई? 8 टाइम्स. तो ये तो आ जाएगा 2 की पावर 3, उधर आ जाएगा 2 की पावर x प्लस y. तो x प्लस y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. सिंपल है. तो अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछता ना तो ये आंसर आ जाता अपना, क्योंकि रेट लो में पावर का सम ही तो देखना था. पावर का सम तो आ ही गया, और उसने इंडिविजुअल ऑर्डर पूछी है. अब बाई सेकेंड ऑर्डर, बाई सेकेंडरी एक्सपेरिमेंट, बाई एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो रेट है वो बी पर डिपेंड करेगा. अब आपने बी को कर दिया डबल, तो रेट भी हो गई डबल. तो यहां से y कितना आ जाएगा? 1. और ये y पहले वाली इक्वेशन में पुट कर लो, तो x कितना आ जाएगा? 2. a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर x बोले तो 2, और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर y बोले तो 1.
हो गया। एक क्वेश्चन लिखे, इन रिएक्शन A plus B gives P, R is equal to K, A की पावर 1 B की पावर 1। यहां मुझे कंसंट्रेशन गिवन है A की, B की, और इधर रेट गिवन है। ये 0.2 गिवन है, ये x गिवन है, ये 0.4 गिवन है। 0.05, 0.05, ये y गिवन है। दिस इज 0.1, 0.4, 0.8। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। बताएं भाई। पॉइंट 0.8 और 0.2। हो गया क्या सॉल्व? क्या प्रकृति से सॉल्व हो गया कि? करो बेटा। अभी भी नहीं हुआ?
ये साफ साफ दिख रहा है। सुनो, जब मैंने फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को देखा तो क्या समझ आया, बी तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, इसका मतलब रेट जो है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्या देखा यहां से कि रेट 4 टाइम हो गई, तो सिंपल ए की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो 0.2 का 4 टाइम कितना होता है, 0.8। सिंपल, तो ये आ गया मेरे पास 0.8। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड में ना तो ए कांस्टेंट है, बी का पता नहीं, और ठीक है रेट। अब अपन ने ए को मैंने किया डबल, और रेट कितनी हो गई, 8 टाइम्स। अब आप सुनना, बी को डबल किया, ए को डबल किया, ए को, तो ए की पावर में ऑर्डर है कितनी, 1। तो ए को डबल करने पर ऑर्डर कितनी होनी चाहिए थी, जस्ट डबल, लेकिन वो हुई कितनी है, 8 टाइम्स। तो डबल तो ए की वजह से हो गई, तो 4 टाइम किसकी वजह से होगी, बी की वजह से। अरे समझ आया क्या भाई? यहां ए से फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखो, यहां रेट कितने टाइम्स हो गई, 8 टाइम्स। अब रेट जो है वो 8 टाइम्स होगी, तो किस किस की वजह से होगी, या तो ए की वजह से या बी की वजह से। लेकिन ए की वजह से तो जस्ट डबल हुई है, ये देखो ना, 0.2 2 जब 0.4 है, तो ये 8 टाइम है, और ये 2 यहां 2 आ रहा है, तो 2 से कैंसिल आउट करोगे 8 को, कितना बचेगा, 4। यानी बी की वजह से कितने टाइम्स हुई होगी, 4 टाइम्स। यानी बी की कंसंट्रेशन कितनी हो गई होगी, 4 टाइम्स। तो 0.05 का मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अगर आपको तकलीफ है ना इसमें, अगर आपको इसमें तकलीफ है तो आप ऐसा कर लें कि ये रहा रेट लो, आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से रेट ए और बी की वैल्यू पुट कर लो, सेकंड से पुट कर लो, थर्ड से पुट कर लो, और अब डिवाइड कर लो। अब क्या कर लो, डिवाइड कर लो, ये है ना, ये भी सिंपल है। तो अब इसे आप, इसे कुछ बोल दो 4, इसे बोल दो 5, इसे बोल दो 6। तो अगर आप 5/6 5/4 करोगे, 5/4 करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर इधर कितना बचेगा, 4/1, और उधर बचेगा x/0.2, x कितना आ जाएगा, 0.8। अब आप एक काम कर लो, 6/4 कर लो, अरे क्या कर लो, 6/4, तो 0.8/0.1, ये तो कितना बचेगा, 8/1, और ये 0.4/0.2, और ये कितना है, y/0.05। ठीक है, तो बस इसे सोल्व कर लो। तो ये 2 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, और 0.05 को मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, 0.2। ये ज़्यादा ठीक है ना, ये ज़्यादा ठीक नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग है ना। इतना सा तो आना ही चाहिए, ये डबल तो वो डबल, ये 4 टाइम वो हाफ, तो ये तो फिर क्या रिलेशन है, कर लो नोट फटाफट। हो गया ये नोट?
हाँ जी, वो 12th वालों का भी फिजिकल का पेपर हुआ था, देखा था क्या आपने? अभी उनके मेजर चल रहा है ना, उनका भी मेजर आया था फिजिकल का, 11th की फिजिकल का। देखना उसे ठीक था, कहाँ से मिलेगा तो जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ। हो गया, मतलब वो पेपर सिंपल था, सिंपल नहीं ठीक था, मतलब पर लेंदी था, तो उस टाइम पीरियड में उसे करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो आप ट्राई करेंगे कि याद कर पाते हैं। चलो अब देखो, सुनो, जैसे इक्वेशन नोट नोट नहीं करना, बस ऐसे वर्बली सॉल्व करेंगे। आप मुझे इसका आंसर बताओ बस रफ में सॉल्व करके। कॉपी में नोट नहीं करना, रफ में सॉल्व करना। जल्दी करें। कितना आ रहा है भाई? चेक करें, 1/6 आ रहा है क्या? और इतनी देर तक लेके मत बैठा रहा हो, जल्दी क्या करो, सोल यार, करते रहते पता नहीं क्या। अरे कितनों का आ गया 1/6 भाई? चलो सामने देखते हैं अपन। मुझसे ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका रेट लो क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू के, ये A की पावर 1 आ जाएगा, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं, पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A आ जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनिशियल रेट क्या आ जाएगी यहां से, तो इनिशियल कंडीशन पुट कर लो। तो इनिशियली
रेट आर इनिशियल, ये आ जाएगा के, दिस इज 0.6, 0.8 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 0.6 माइनस एक्स, दिस इज 0.8 माइनस 2x, दिस इज x, दिस इज x। और किसी टाइम पर मुझे P का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, C का, वो कितना गिवन है 0.2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 0.2 है, तो x की वैल्यू 0.2 पुट कर लो, ये कितना आ जाएगा 0.4, और ये भी कितना आ जाएगा 0.4। तो आर फाइनल क्या आ जाएगा, आर फाइनल वही के, ए का पार्शियल प्रेशर उस टाइम पर 0.4, और ये आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर। आप डिवाइड कर लें, हालांकि पूछा उल्टा है अपने से, ठीक है। तो ये यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो रिवर्स रिलेशन पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये नोट करें भाई। बताएं, फोर्थ आएगा। आया किसी का फोर्थ? ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड ऑर्डर भी है, थर्ड ऑर्डर भी है। R1 आ जाएगा k a की पावर 1, R2 आ जाएगा k a की पावर 2, और R3 आ जाएगा k a की पावर 3। अब आप अज्यूम कर लें, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 1, अगर A की कंसंट्रेशन 1 है तो क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, ये क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तीनों के ही तो आ रहा है, ठीक है। अब यहां इफ कंसंट्रेशन ऑफ A, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो 2 मान लें, तो यहां आ जाएगा 1, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो हाईएस्ट कौन सी आएगी, R3। तो यहां क्या आ जाएगा, R1 कम आएगा, R2 उससे ज़्यादा आएगा, R3 उससे ज़्यादा आएगा। और इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज लेस देन 1, तो हाफ मान लो, तो यहाँ हाफ आ जाएगा, यहाँ हाफ का स्क्वायर 1/4, वहाँ हाफ का क्यूब 1/8। तो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, दैट्स इट।
तो आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ, ऑल पॉसिबल। ये अपन ने सेकंड पॉइंट पढ़ा कि ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट। अब थर्ड लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर बाय आरडीएस स्टेप। नोट कर लें फटाफट। Calculation of order by RDS step. अभी हो गया, ठीक है। अब देखो, इसको अपन बिल्कुल सिंपल तरह से समझ सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है वो मल्टीपल स्टेप्स में होती है। किसमें होती है? मल्टीपल स्टेप्स में। अब मल्टीपल स्टेप में होती है तो कुछ इसमें स्लो होती है, कुछ फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल कि एक कंपनी एक पेन बनाती है। अब उसमें दो यूनिट है, कुछ तो पेन बनाती है और कुछ कैप बनाती है। एक पेन और रिफिल और दूसरा कैप बनाती है। तो जो पेन और रिफिल बनाएगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और जिसको सिंपल कैप बनाने वो टाइम कम लगेगा। तो अगर मान लो एक दिन में वो 1000 कैप बनाते हैं और केवल 100 पेन प्लस रिफिल बना पाते हैं, तो मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल कितने पेन होंगे? 100। वो तो फिर कैप ही बिकेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो कौन डिसाइड कर रहा है कि कितने पेन अवेलेबल हैं? जो यूनिट स्लो काम कर रही है। जो यूनिट स्लो काम कर रही है वही तो डिसाइड करेगी। तो इसी तरह से एक रिएक्शन में कुछ स्टेप फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं। तो रिएक्शन की रेट क्या आएगी, इसे कौन डिसाइड करेगा? इसे स्लो रिएक्शन डिसाइड करेगी। फास्ट वाली तो कंप्लीट होकर बैठ जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट थोड़ी होगी, बाकी रिएक्शन का वेट होगा अभी जब तक स्लो कंप्लीट ना हो जाए। तो इसी तरह से उसे जो स्लो स्टेप होता है उसे बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि वही तो डिसाइड करेगी कि कितनी देर में रिएक्शन कंप्लीट हुई। क्योंकि जब तक स्लो कंप्लीट नहीं होगी तब तक तो कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा उसे। तो रिएक्शन की रेट डिसाइड करती है स्लो रिएक्शन, ठीक है। ज्यादातर टाइम तक रिएक्शन स्लो रेट में ही चलती रहती है। तो इसका मतलब रिएक्शन की ज्यादा इंफॉर्मेशन स्लो रेट के अंदर ही होती है, ठीक है। उसी तो आप लिखे इसमें अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लिखे भाई, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन completes in multiple steps, in which some steps are fast reaction and some step reactions are slow reaction. आर स्लो रिएक्शन। इसी में एक पॉइंट लिखो, एवरी स्टेप रिएक्शन, वैसे मैं पॉइंट लिखवा चुका हूं पहले। एवरी स्टेप रिएक्शन is an elementary reaction. Elementary reaction. आगे लिखो,
the slowest step among step reactions is known as rate determining step, ब्रैकेट में लिख लो RDS. इज नोन एज RDS स्टेप. ठीक है, आगे लिखिए. फॉर फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, first calculate rate law of RDS step and if in this rate law, एक बार अपन थ्योरी नोट कर लेते फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है. इफ इन दिस रेट लो देयर इज नो इंटरमीडिएट प्रेजेंट, then this is overall rate law of reaction, and by this we can find order of overall reaction. अगर उस रेट लो में जो आपने स्लोवेस्ट स्टेप यानी RDS स्टेप से लिखा है, अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है, तो वही जो रेट लो आएगा वो फाइनल रिएक्शन का आएगा. और अगर फाइनल रिएक्शन का रेट लो आ गया तो ऑर्डर आ ही जाएगा पावर का सम करके. भाई रेट लो में, ठीक है, रेट लो में रिएक्टेंट आ सकता है, रेट लो में प्रोडक्ट आ सकता है, रेट लो में कोई कैटलिस्ट आ सकता है. अगर नहीं आना चाहिए तो कौन नहीं आना चाहिए? इंटरमीडिएट. क्योंकि इंटरमीडिएट क्या होता है? अनस्टेबल. वो ड्यूरिंग अ रिएक्शन फॉर्म होता है, किसी दूसरे रिएक्शन में डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, तो अगर इंटरमीडिएट नहीं आ रहा तो ये तो बेस्ट है. फिर तो नहीं आ रहा तो वहीं से ऑर्डर निकाल लो. लेकिन अगर इंटरमीडिएट आ रहा है तो उसे एलिमिनेट करो. उसे क्या करें? एलिमिनेट. और उसको एलिमिनेट करने के चक्कर में कई बार रिएक्शन रेट लो के अंदर प्रोडक्ट आ जाता है. तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट आ सकता है, प्रोडक्ट स्टेबल होता है. इंटरमीडिएट क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं. तो आप लिखो नेक्स्ट लाइन, इन रेट लो of RDS step reactant comma product
कोमा कैटलिस्ट में प्रेजेंट but intermediate should not be present because it is unstable अब नहीं होना चाहिए तो कोई बात नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो क्या करें? है तो उसे एलिमिनेट करो। कैसे एलिमिनेट करोगे? जो बाकी स्टेप रिएक्शन है उनको रिवर्सिबल मानकर, जो बाकी स्टेप रिएक्शंस है, फास्ट रिएक्शंस, उनकी हेल्प से अपन उसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो आज तो आगे लिखो, इफ इंटरमीडिएट is present in the rate law of RDS step of RDS, then remove this intermediate by the help of other fast reactions. ठीक है, वैसे फास्ट रिएक्शन के आगे रिवर्सिबल का साइन बना होगा, लेकिन नहीं बना तो भी कोई बात नहीं, आप उन्हें रिवर्सिबल मान के फिर इसे एलिमिनेट करोगे। तो ब्रैकेट में लिखो, अज्यूमिंग फास्ट रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन, अज्यूमिंग फास्ट रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इन सब का क्या मीनिंग है पहले अपन समझते हैं। तो पहले अपन एक बार ये देख लेते हैं अपन ने पढ़ा क्या आज। ऐसा कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिया क्या? देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरी तो पहले ही पढ़ चुके थे, आज बेसिकली मेथड पढ़े अपन ने, तो आज कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं। तो मेथड तो रेट कांस्टेंट की यूनिट की हेल्प से, फिर एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है, और थर्ड अपन यही पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन किया, तो देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, एक बार नोट नेक्स्ट पे कर लेंगे। आप एक बार समझे, जैसे मानो मेरे पास एक रिएक्शन है 3O2 3O2 gives twice of O3। अब ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका मैकेनिज्म दिया होगा, पहले स्टेप में ओजोन ब्रेक हुआ होगा, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बना होगा। स्टेप सेकंड में ओजोन का दूसरा पार्टिकल नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ट्वाइस ऑफ O2 बनाया होगा। लेट सपोज इसके आगे लिखा है स्लो, इसके आगे लिखा है फास्ट, सिंपल। यहां ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना भाई, ये मेन रिएक्शन में नहीं था तो ये क्या है? दिस इज इंटरमीडिएट। ठीक है, और अपने से बोला हुआ है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
अगेन सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चल अब मान लो आपने क्या, आप जब इसको सोल्व करोगे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, आरडीएस स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप की हेल्प से आप रेट लो लिखो, तो आर इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट। अरे रेट लो क्या होता है, आर इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट, और जो कॉफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा क्योंकि सिंपल है। अब यहां ये जो रेट लो लिखा आपने, अरे इस रेट लो में तो कोई इंटरमीडिएट आया ही नहीं, तो यही रेट लो क्या है, फाइनल रिएक्शन का रेट लो है। ये कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ आया, इसमें नहीं आया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अब इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा रिएक्शन का, बिल्कुल सिंपल। पर मान लो अगर ये यहां पलट जाते, ये वाला जो हो जाता ये तो हो जाता फास्ट, और ये आ जाता स्लो। फिर स्लो स्टेप को आरडीएस स्टेप बोलते हैं। तो अब स्लो स्टेप की हेल्प से अपन क्या लिखेंगे, रेट लो। तो आर इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट, इधर ओजोन आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन आ गया ना इंटरमीडिएट। तो जब तक ये इंटरमीडिएट गायब नहीं होगा आप ऑर्डर रेट नहीं निकाल सकते या ऑर्डर नहीं निकाल सकते। तो इसको दूसरे जो फास्ट स्टेप है उसकी हेल्प से एलिमिनेट करके कैलकुलेट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो वो नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।